नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अर्थात राज्य अपने नागरिकों के लिए किस प्रकार की नीति का निर्माण करे। यहाँ राज्य से मतलब केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्य नहीं है। अर्थात राज्य से मतलब एक सरकार, एक स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यहाँ मीनिंग लेना चाहिए आप। संविधान के भाग 4 में इन तत्वों का जिक्र किया है। नीति के निदेशक तत्व, नीति के निदेशक तत्व, इनका जिक्र किया गया। वास्तव में तो ये आयरलैंड से, हमारे संविधान में जो है ना कि बहुत सारी चीजें हमने बाहर से अडॉप्ट की हुई है, या ये नहीं कह सकते अडॉप्ट भी मान लो, मतलब संसार में जो भी अच्छा था हमने वहां से अच्छाइयों को सिलेक्शन करके अपने संविधान में रख दिया। जो बुराइयां थी संविधानों की वो छोड़ दी। अर्थात अच्छी अच्छी बातें हमने इस संविधान में अपने में लाके हमारे संविधान निर्माताओं ने अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर हमें दे दी, लिख दी। तो इसी का एक अंग है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व। वो क्या हैं, कैसे उनका पालन हो, क्या किया जाए। एक बात आपको ये बता दूं मैं कि नीति निदेशक तत्व एक डायरेक्शंस है संविधान की, राज्य के लिए और केंद्र सरकार के लिए, या संविधान या संसद के लिए, या विधानमंडलों के लिए, राज्य विधानमंडलों के लिए, कि भाई जो भी आप नीति निर्धारित करें ऐसी करें जो जनता के हक में हो। अर्थात जनता के फायदे के लिए आप नीति का निर्माण करें, मीनिंग देयर बाई। तो ऐसे तत्व का जिक्र आर्टिकल 36 से लेके 51 तक किया गया। आर्टिकल से 36 से लेके 51 तक इनका जिक्र किया है। अगर कभी कभी इसमें एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आ जाता है कि राज्य की नीति के निदेशक के तत्व से आप क्या समझते हैं, इनको संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था, इस पर प्रकाश डालिए। ये अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नहीं तो आप ये मान के चलो संविधान का पेपर बने तो 3 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में: राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राष्ट्र, और उसकी आपातकालीन शक्ति। अगर ये 4 टॉपिक भी आप याद कर लें तो आप ये मान के चलो श्रीमान जी कि आपको कम से कम 40%, 40 नंबर का पेपर मिलेगा इनमें से। सिर्फ 4 टॉपिक कर लो पर मेरे कहने से आप। तो आज चलो इसकी बात ही करते हैं नीति निर्देशक तत्व की बताने के बाद, फिर आपको बताना प्रारंभ करें कि ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। पहली बात तो ये बाइंडिंग कार्य नहीं है, हम इनका एनफोर्समेंट नहीं करा सकते। ये सरकार की मर्जी है, संसद क्या नियम बनाती है या राज्य क्या नियम बनाता है। इनका उद्देश्य जो है, इनको ये बाइंडिंग कार्य नहीं है, लेकिन ये एक राज्य को संविधान की सलाह है। क्या है ये संविधान को एक प्रकार की हमारे निर्माताओं, संविधान निर्माताओं द्वारा एक सलाह है, सजेशन है कि आप ऐसे काम करें। नीति निर्देशक तत्वों में वो उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य होना और कर्तव्य का पालन करने में दोनों में अंतर है। लेकिन इनको हमारे यहां बताया गया कि कर्तव्य है, ड्यूटीज हैं राज्य की। ये कैसे होनी चाहिए? ये लोक हितकारी होने चाहिए, अर्थात सार्वजनिक हित में होने चाहिए, ताकि पूरे समाज का भला हो सके, पूरे समाज के लिए होनी चाहिए। तथा एक समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाजवादी समाज की बात कर रहा हूं।
तो इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए लोकहितकारी राज्य और समाजवादी समाज के निर्माण के लिए संविधान निर्माता कहते हैं कि राज्य का या शासक का, देश में जो हमारे शासन कर रहे हैं, संसद का या विधानमंडलों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो ऐसे लोकहितकारी व समाजवादी समाज के कार्य करें जिससे समाज की उन्नति हो। तो ये तो है नीति निदेशक तत्व की एक प्रियम्बल, एक वैसी प्रस्तावना सी बांधी मैंने आपको, प्रस्तावना बताई है। अब संविधान में क्या क्या दिए गए हैं, संविधान में क्या बताया, ये बाद में बताओ, ये आगे चल के बताओ। अभी मैंने ये बताई कि आपको कहां से लाया गया, आयरलैंड से आए ये, क्या लक्ष्य है इनका, क्या ये बाइंडिंगकारी हैं, क्या कर्तव्य है राज का, ये सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब तीन चीजें हैं इसमें, राज्य की नीति, निदेशक और तत्व। तो तीनों बातों को समझो, राज्य की नीति क्या हो और निदेशक किस बात का निर्देशन दे रहे हैं भैया, और तत्व क्या चीज होती है। तो राज्य की नीति क्या है, राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता तथा नागरिकों का भला हो, अर्थात वेलफेयर स्टेट के कार्य होने चाहिए। राज्य की नीति, राज्य ऐसे कदम उठाए, ऐसी योजनाएं लाए जिससे समाज का उत्थान हो। राज्य ऐसे कदम उठाएं, ऐसी योजना लाए जिससे राज्य का उत्थान हो। ये तो नीति है, ये तो ऐसी नीति होनी चाहिए। और निर्देश क्या है भाई साहब इसमें, ये तो नीति होनी चाहिए, योजनाएं लाए आप ऐसी। निर्देशक क्या है, निदेशक क्या है, निर्देश क्या है, आज्ञा क्या है, कर्तव्य क्या है। राज्य ऐसे निर्णय ले, ऐसी व्यवस्था करे जिससे नागरिकों के सुख एवं समृद्धि में वृद्धि हो, कि गरीबी खत्म हो। सीधी सी बात आई है कि उनकी गरीबी खत्म हो और उनके दुख खत्म हो। हमारे देश के नागरिकों को के दुख खत्म हो। राज्य की नीति मैंने बताई, निर्देश क्या दिए जाए ये बताया। अब तत्व क्या है, जनहित के कार्य तत्व है भाई। इसके एलिमेंट्स क्या हैं, अच्छे कार्य करें जिसके आधार पर राज्य के नागरिकों की उन्नति हो सके। भाई इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, मान लो उद्देश्य की बात करते हैं, दो चार लाइन का उद्देश्य भी कर लें। राजनीतिक लोकतंत्र का रूप निर्धारण करना, राजनीतिक का जो लोकतंत्र है उसके रूप का निर्धारण करें, ऐसा उद्देश्य हो। हमारी सरकार का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करना, आर्थिक लोकतंत्र लाया जाए देश में, समाज में सबका विकास हो। जहां मैं सबकी बात करता हूं तो सब में मीन्स आप भी हो, मैं भी, हर तबका है, हर वो नागरिक है, हर जाति, हर संप्रदाय, हर बिरादरी। हमारा देश विविधताओं का देश है, विविधताओं से भरा पड़ा है। विभिन्न प्रकार की जातीय, धर्म, भाषाएं हैं इसमें। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है समाज में सबका विकास, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और राजनीतिक लोकतंत्र का रूप का निर्धारण करना। राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और समाज में सबका विकास। आओ जरा इनका वर्गीकरण कर देते हैं। इसका वर्गीकरण देखें क्या है साहब। प्रत्येक आर्टिकल क्या कहता है, 38(1) से ही बात करते हैं इसकी हम। 38(1), 38(1), सामाजिक और आर्थिक न्याय। देखिए सामाजिक अलग है और आर्थिक अलग है, आगे से चल के समझेंगे। 38 एक कहता है कि देश के अंदर ऐसे कानून बनाए जाए, ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे लोगों का सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। सामाजिक और आर्थिक न्याय, न्याय बहुत बड़ी चीज है। न्याय मनुष्य के अंदर फ्रस्ट्रेशन लाता है। अगर न्याय नहीं होगा तो आदमी उससे निकलने की सोचेगा राज्य से।
बगावती हो जाएगा, उच्चकुल हो जाएगा, झगड़ा करने लगा, क्रोधी हो जाएगा, समाज का नुकसान। अर्थात सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था वाले नियम बनाए जाएं। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत, आर्थिक न्याय आगे बताया जाएगा। आर्थिक न्याय आर्टिकल 39 कहता है कि ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसी पॉलिसीज लाई जाएं जिससे देश में आर्थिक न्याय प्राप्त किया जा सके। 43 के ए कहता है सामाजिक सुरक्षा संबंधी नियम बनाए जाएं जिसमें समाज में सुरक्षा की भावना का प्रबल हो जाए। इस तरीके के नियम बनाने की सरकार से कामना करते हैं। और समाज कल्याण संबंधी निदेशक तत्व, ये भी तत्व ही है सारे, ऐसे तत्वों का निर्माण किया जाए जिससे सामाजिक कल्याण हो सके। तो 4 बातें, समाज का कल्याण हो, सामाजिक सुरक्षा हो, आर्थिक न्याय हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। 38 एक सामाजिक और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय 39 सामाजिक सुरक्षा संबंधी नियम, आर्टिकल 43 ए और समाज कल्याण संबंधी तत्व। अब आगे आगे करके इन्हें एक्सप्लेन करा जाएगा क्या क्या है ये, जरा सा समझने की कोशिश करो। सामाजिक तत्व कैसे हों? 38 कहता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। हम ऐसी नीतियां बनाएं जिससे भारत में रहने वाले नागरिकों को सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। आर्टिकल 38 और 38(1) के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो इसकी व्याख्या की गई है। मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा बताऊंगा तो मैं ना तो लेक्चर पूरा कर पाऊंगा और जो लेक्चर का उद्देश्य है वो भी विफल हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि इतना ही है कि आपके मस्तिष्क में एक विचारधारा बैठाल दी जाए कि संविधान हमसे क्या हमसे क्या आशाएं करता है। हमसे मतलब नागरिकों से क्या आशा करता है, राज्य से क्या आशा करता है। और हम ये देखें कि संविधान निर्माताओं की मनोवृत्ति भारत की जनता के प्रति कितनी अच्छी थी। खैर मैं अपना भाषण नहीं देता, भाषणबाजी गलत होती है लेक्चर में। अगर देश में भ्रष्टाचार ना हो ना और यहाँ के नेता अपनी अपनी भरने की ना सोचे और संविधान का पालन करने सब जने मिलकर, तो वो दिन दूर नहीं जो उन्नति हमारे कदम चूमेगी। हमारे संविधान में कमी नहीं है, हमारा लालच हमें नुकसान कर रहा है देश को। हमारी ये प्रवृत्ति कि मेरी कोठी हो, मेरा मकान हो, मेरी औलाद हो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, ये हमें नुकसान कर रहा है। नंबर 1 बात, सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। 38 आर्थिक न्याय के प्राप्त करने के सिद्धांतों को डेवलप किया जाए। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांतों को डेवलप किया जाए। उदाहरण के तौर पर क्या उदाहरण है भाई इसके? स्त्री पुरुष को जीविका के प्राप्त के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। स्त्री और पुरुष को जीविका के प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिले, कम बढ़ती नहीं। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में हो। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में हो। 39 ए पढ़ रहा हूं मैं अभी आपको।
पुरुष व स्त्री को समान वेतन मिले, जैसे मैंने ऊपर बताया। हमारे जो कर्मचारी हैं, सेवक हैं, ऑफिस में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाए, इनके वेलफेयर के लिए सोचा जाए, इनको उचित समय पर आराम दिया जाए, और जो बालकों की अवस्था है उनमें सुधार किया जाए, वर्करों के स्वास्थ्य को सुधार के लिए योजनाएं लाई जाएं, और इनका शोषण ना किया जाए, वर्कर्स का शोषण ना किया जाए और दुरुपयोग ना हो। आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है ऑफिस में भी चपरासी को शोषण करने की सोचता है, फैक्ट्रियों में मालिक कर्मचारियों को शोषण करने की योजनाएं बनाते हैं। तो सरकार को संविधान ये डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन तो नहीं कह सकता मैं, एक सजेस्टिव वे है, ये निर्देश देता है कि भाई आप थोड़ा सा मजदूरों के प्रति दयालु भावना दिखाना भाई, जरा आगे जरा चलते हैं। राज्य को अपनी नीतियों का निर्माण ऐसा करना, ये वाला जो कॉलम चल रहा है 39 से चल रहा है, आर्टिकल 39। राज्य को अपनी नीतियों का निर्माण ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों की उन्नति, गरिमापूर्ण जीवन जी सके वो लोग बच्चे, और उनको जो वातावरण मिले और सुविधाएं मिले, उनसे उन्नति और उनका मानसिक विकास हो। तो ये वर्गीकरण है, ये सजेशंस हैं जो संविधान निर्माताओं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमारी संसद वगैरह के लिए सजेस्ट किए हैं, या राज्य के लिए। आप राज्य की बात करो, संसद तो राज्य ही के अंदर है ही निहित है। नंबर 3 इसकी बात करते हैं, ऐसे नियम बनाए जाएं सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व, एलिमेंट, सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व राज्य के लिए निर्देश है, निदेशक है, निदेश। उद्योगों के प्रबंधन में कामकारों का भाग लेना, 43 क्या 43 क्या कहता है कि ये जो फैक्ट्रीज है का जो मैनेजमेंट है, उसमें नौकरों का सहयोग भी बढ़े, जो कर्मचारी है उनका भी सहयोग बढ़े, जो मतलब श्रमिक है उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो भी कुछ उसमें उन्हें लगे कि हाँ हम इस फैक्ट्री के अंग हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग हो। अगला पढ़ें, रोजगार पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और चोट लगने की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का उपबंध किया जाए। ऐसे नियम बनाए जाएं जिनसे बुढ़ापे में, गरीबी, बुढ़ापे में, बीमारी में, चोट लगने में, रोजगार मिलने में, शिक्षाएं पाने में ऐसी व्यवस्थाएं हो कि हर आदमी को आराम से ये चीजें उपलब्ध हो सके। भाई रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, कोशिश करनी चाहिए अधिकतर लोग पढ़े लिखे हों, उच्च समाज बने, बेकारी की समस्या का निदान किया जाए। आदमी बुढ़ापा हो गया तो बुढ़ापे के लिए कुछ शेल्टर हाउस, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, बीमारी हो तो हॉस्पिटल इलाज, चोट लग जाए कर्मकारों के, मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, उनके चोट लग जाए तो बीमारी की स्थिति में उनकी कोई सहायता की जाए। ऐसे नियम बनाने की आशा करते हैं। मैं समझता हूं आपको सभी के समझ में आ रही होंगी। जैसे औरतें हैं, ऑफिस में काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, तो जैसे उनके बालक होता है, बच्चा होता है, तो ऐसे समय में उनको छुट्टी दी जाए, आराम दिया जाए, ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए। गांव के अंदर कुटीर कुटीर धंधे लगवाए जाएं, गांव के अंदर कुटीर धंधे, कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए और विकास
और ऐसे कुटीर उद्योग ले जाए जिससे गाँव का विकास हो सके। और जो कर्मचारी या उनमें लोग लगे हुए हैं या फैक्ट्रीज़ में लोग लगे हुए हैं, उनको एक न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, शोषण ना हो उनका। एक न्यूनतम वेजेस, न्यूनतम वेतन, ये अधिकार होना चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 43। ये क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है ये बात। कमज़ोर वर्ग को मुफ्त शिक्षा दी जाए और उनको धन की प्राप्ति हो, तो धन संबंधी उनके जो हित हैं, उसमें अभिवृद्धि हो, आय के साधन बढ़ें उनके कमज़ोर वर्गों को, मुफ्त में शिक्षा दे दी जाए। ऐसे नियम सरकार को लाने चाहिए। बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ऐसे नियमों का निर्माण होना चाहिए। ऐसे नियम का निर्माण हो, जिनमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, आर्टिकल 45। प्रत्येक पोषक आहार के स्तर, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वैल्यू और जीवन के स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य, अधिकतर लोग स्वस्थ हो, जैसे आजकल तो हमारे चल रहा ना योगा प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्रामों को प्रोत्साहन, अच्छा खाना खाने में जो अगर मान लो आप गरीबों के लिए भोजन वितरित कराते हैं, जिस तरीके से राशन कार्ड की दुकानों पर राशन व्यवस्थित होता, तो उसमें ऐसा भोजन दिया जाए जिससे मनुष्य की न्यूट्रिशन वैल्यू हो, उसके अंदर न्यूट्रिशन हो, अर्थात पोषक तत्वों की भोजन की व्यवस्था करी जाए उनको, कि लोगों को मिले। यहाँ फ्री मिलने के लिए नहीं है, एक ऐसी व्यवस्था करी जाए कि आदमी की इतनी आय के साधन हो जाए कि वो अपने आप मेहनत से भी ये पोषक तत्वों की चीजें पा सके, अर्थात इसमें मिलावट विलावट ना हो, इन मिलावटी खोरों को रोका जाए, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाया जाए, ऐसी चीजों का, अर्थात वेलफेयर से मीन्स है सभी नागरिकों को समान न्याय मिले, न्याय के सामने कोई ऊंचा नीचा ना हो, और अगर पैसे नहीं है, गरीब है, तो मुफ्त न्याय की व्यवस्था हो। अगर किसी व्यक्ति को बड़े लोग झूठे केस में फंसा देते हैं, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, तो वो न्याय तब मिलेगा कि जब हम उसके लिए न्याय की व्यवस्था करें। तो ऐसे में विधिक सहायता फ्री मिले, ऐसी विधि भी हमें करनी चाहिए। समाज कल्याण क्या है? समाज का कल्याण हो, ऐसे नियमों का निर्माण भी हमें करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। गांव में पंचायतें खोली जाएं, आर्टिकल 40 कहता है गांव में जो पंचायतें हैं उन्हें सुदृढ़ किया जाए, उन्हें चालू किया जाए, संगठित किया जाए, उनके इलेक्शन हो टाइम, ग्रामों की हेल्प की जाए, वहां पंचायतों का निर्माण हो, समाज कल्याण है। देश में समान सिविल कोड लागू हो, आर्टिकल 44 कहता है हर व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता हो। ये नहीं कि हर आदमी अपना अपना राग और अपनी अपनी ढबली बजाता फिर रहा, जिसकी जो मर्जी आ रहा हो तबला से पीट रहा ना। एक सिविल कोड, सिगरेट नहीं पीनी है सड़क पे तो नहीं पीनी है, बस में सिगरेट नहीं पीनी तो नहीं पीनी। ये नहीं है कि एक पूरब में गुजारा एक पश्चिम में गुजारा। जीने की और नागरिकों की व्यवस्था के लिए एक समान सिविल कोड, सरकार वैसे ये वर्तमान सरकार काम कर भी रही है इस पर। आर्टिकल 44 ये कहता है कि समान सिविल कोड हो सबके लिए। कृषि और पशुपालन के लिए संगठन बनाए जाएं, कृषि और पशुपालन को उन्नति के लिए नियम बनाए जाएं, ये तो समाज कल्याण होगा। हमारा भारतवर्ष तो 80 से 75% तो हमारा गांव में बसता है। शहर में कितने लोग हैं? कुछ भी नहीं है, गांव में पड़े हैं।
राष्ट्र के महत्व के स्मारकों की अर्थात पुरानी प्रॉपर्टीज, हमारे देश की जो पुरानी धरोहर्स हैं, उनकी सुरक्षा की बचत उचित व्यवस्था की जाए, उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस ठीक तरीके से किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक होना चाहिए। आर्टिकल 50। राष्ट्र महत्व के स्मारकों की स्थापना और वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। 49। अगर चाहे अल्पसंख्यकों की कोई जगह है या बहुसंख्यकों की है, कोई स्मारक है, भगवान बुद्ध के स्मारक हैं, बहुत पुराने पुराने मकबरे हैं, लाल किला है, या ऐसे स्मारक हैं या बुद्ध स्तूप्स हैं, विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय जैसी प्रॉपर्टियां हैं, ऐसी अगर कोई धरोहरें हमारे पास संचित है, मकबरे हैं बड़े बड़े, हुमायूं टॉम्ब है, या और भी जो पुरानी हेरिटेज की हमारी संपत्तियां हैं, उनका रख रखाव बहुत अच्छा हो। आर्टिकल 49 ऐसा कहता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। ये तो वैसे भी जरूरी है, वैसे भी जरूरी है, और है भी, हमारे इंडिया में तो है भी। इसको और मजबूती से पालन किया जाए। अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की नहीं बात नहीं करता, मैं तो न्यायपालिका की करता हूं। न्यायपालिका से ही सर्वोच्च न्यायालय है, या सर्वोच्च न्यायालय से न्यायपालिका है। अर्थात न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई जज साहब ने निर्णय दे दिया सही सा, तो उन्हें उठा के ट्रांसफर कर दिया, उन्हें हटा दिया। कार्यपालिका ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए, ये हम तो बड़े मजबूत हैं, तुमसे तो तुम तो कुछ भी नहीं। ये यदि होगा तो देश में कानून की व्यवस्था नहीं हो सकती, अराजकता फैल जाएगी। तो ये बैलेंसिंग शक्ति है न्यायपालिका, इसको सदैव कार्यपालिका से अलग रखा जाना चाहिए, ऐसा ये कर्तव्य बताते हैं संविधान निर्माता, या तत्व है ये भी एक प्रकार के। ये आर्टिकल 50 कहता है। और लास्ट में जैसे कहावत है, सुना होगा ना आपने, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो लास्ट में क्या है, हमारे यहाँ कहते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं आप तो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यही हमारा नीति निर्देशक तत्व कहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए हमारे राष्ट्र के नेताओं को प्रयत्न करना चाहिए। देखो, विश्व के लिए हमारा संविधान क्या कहता है, हम विश्व के लिए क्या सोच रखता है हमारा देश। जिस देश में ऐसी सोच होगी, वहां के नागरिकों को उत्थान बढ़िया क्यों ना हो। जिस देश का संविधान अच्छा होगा, उसी के नागरिक उन्नति कर सकते हैं। हमारे देश में सब व्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचारियों को रोकने की भी है मुझे। लेकिन क्या है, कभी कभी हमारे यहाँ अच्छी शक्ति आ जाती है देश में, कभी लुटेरी शक्ति आ जाती है। राजनीति में दुष्ट भी तो आएंगे ना। तो जब अच्छी शक्ति आती है तो ये दुष्ट भाग जाते हैं, और जब बुरी शक्ति आती है तो अच्छी शक्ति नीचे चली जाती है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की सोच देखें, और इस सोच के कारण ही अच्छी शक्ति हमारे यहाँ फिर आ जाती है, जनता ले आती है उनको चुन चुन के। लास्ट लाइन है जरा सा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, अर्थात हमें पूरे विश्व में शांति के लिए प्रयत्नशील नीतियां बनानी चाहिए। लास्ट में थोड़ा सा करते हैं, बस जरा सा, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर क्या है। ये कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का। देखिए, फंडामेंटल राइट तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाल के लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक को के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं डाल सकते। फंडामेंटल राइट पब्लिक को मिलना,
मैंडेटरी है, आज्ञाकारी। लेकिन नीति निर्देशक तत्व की सुरक्षा फैसिलिटी आपको दी जाए, ये सजेस्टिव है, मैंडेटरी नहीं है। फंडामेंटल राइट के डायरेक्शन एनफोर्समेंट के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, अपना रेट जुरिडिक्शन यूज कर सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं है। ये तो केवल एक, ये कहते हैं, ये तो एक आशा या एक सुझाव है संविधान निर्माताओं के लिए कि आप वेलफेयर स्टेट के लिए क्या-क्या काम करें तो अच्छा रहेगा, करें तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, इसी के साथ ये हमारा नीति निर्देशक तत्व का लेक्चर नंबर, ये आज हम बताना भूल गए, 127 समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 127 था ये। ओके।